कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार ढंग से चल रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये चैप्टर जो है बहुत ही शानदार होने वाला है। इनके राइटर हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऐसे पढ़ाने का प्रयास करूंगा जिससे कि आप केवल ऑडियो सुने और ऑडियो सुनकर ही भी ये पूरा स्टोरी आप सभी को याद हो जाए, यानी कि पूरी कहानी केवल सुनकर ही याद हो जाएगा। ठीक है, इतने शानदार तरीका से देखिए हम यहाँ पर लिख के लाए हुए हैं कि बस इसे आप सुनते जाएंगे और सारा कहानी एकदम क्लियर होता जाएगा। सारा ये जो चैप्टर है आपको लाइन बाय लाइन समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिचय से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले उनके परिचय के बारे में जानेंगे, उसके बाद से हम लोग चैप्टर में प्रवेश करेंगे और धीरे धीरे लाइन बाय लाइन हर एक चीज को बहुत ही शानदार तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जान लीजिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था और शिक्षा कहाँ पे प्राप्त किए थे और उनकी मृत्यु कब हुई थी। इन तीन चीज के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ? मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, याद रखना है। प्रश्न पूछेगा कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, उनकी जो उच्च शिक्षा, अब उच्च शिक्षा के बारे में बात करेंगे तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का उच्च शिक्षा अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, कहाँ? तो अमेरिका में एक न्यूयॉर्क शहर है, वहां पर उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा हासिल की थी। साथ में इंग्लैंड का लंदन शहर, कहाँ? तो इंग्लैंड का लंदन शहर में भी उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा हासिल किया था। ठीक है, उसके बाद से कौन कौन से क्षेत्र में उन्होंने शिक्षा हासिल किया था, इसे भी जानना जरूरी है। तो देखिए, उन्होंने धर्म के क्षेत्र में, संस्कृत के क्षेत्र में, वेद, इतिहास, विधि और समाज शास्त्र में शिक्षा हासिल किया था, यानी कि इन इन विषयों का अध्ययन किया था। कौन से विषयों का अध्ययन किया था? तो धर्म का अध्ययन किया था, संस्कृत का, वेद, इतिहास, विधि और समाज शास्त्र का अध्ययन किया था। तो इतना एकदम क्लियर हो गया। इसको दिमाग में खोपड़ी में अपने डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, अरे डाउनलोड नहीं, अपलोड कर लीजिए। ठीक है, ताकि ये एग्जाम के समय एकदम काम आ जाए। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया कि इनके जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ हुआ था? तो महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इनका परिवार कैसा था? तो ये दलित वर्ग से आते थे, यानी दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका शिक्षा कहाँ हुआ? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में और लंदन इंग्लैंड में। ठीक, अब ये कौन कौन से क्षेत्र में शिक्षा हासिल किए? तो धर्म, संस्कृत, वेद, इतिहास, विधि और समाज शास्त्र। अब आते हैं इनकी मृत्यु। तो देखिए, इनका मृत्यु दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था, यानी कि ठंड का मौसम था दिसंबर, और साल था 1956। 1956 को ठंड के मौसम में अर्थात दिसंबर में इनका मृत्यु हो गया था अपने देश की राजधानी दिल्ली में। याद रहेगा? ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए, विदेश में अध्ययन और बड़ौदा नरेश का योगदान को देख लीजिए। अब देखिए, इनका जन्म तो हुआ था एक दलित परिवार में। फिर इन्हें विदेश जाने के लिए पैसा कौन दिया? क्योंकि आजकल हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम जाके विदेशों में पढ़ सकें। ठीक है, क्योंकि आजकल के जो मिडिल क्लास का परिवार है, जो मिडिल क्लास परिवार के जो बच्चे हैं, उनका भी स्थिति नहीं होता है कि वो लोग जाके विदेश जल्दी से पढ़ लें, हिम्मत नहीं होता है। तो फिर ये कैसे चले गए विदेश? तो इनको जानने के लिए आइए यहाँ पे देखते हैं कि एक बड़ौदा नरेश थे। कौन? बड़ौदा नरेश हैं, यानी कि अभी का जो गुजरात है, गुजरात में एक बड़ौदा नाम का जगह है, वहीं के राजा थे। तो बड़ौदा के राजा ने इन्हें सहयोग प्रदान किया। देखिए, बड़ौदा नरेश के सहयोग से इन्होंने विदेश में शिक्षा हासिल किया। ठीक है, और विदेशी विश्वविद्यालयों से डिग्रियां प्राप्त किया। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने में कौन मदद किया? इनको कौन पैसा
बता दिया, इनको कौन छात्रवृत्ति दिया? तो जो बड़ौदा के राजा थे, वही बड़ौदा के राजा यानी कि नरेश ने इन्हें सारी सहायताएं, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, जिससे कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जाके विदेशों में अपना पढ़ाई पूरा कर पाए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो आगे देखिएगा, देखिए एकदम कहानी को सुनते चलिए, ठीक है ना, कहानी सुनते चलिएगा, हर एक चीज को सुनते चलिएगा, आराम से हम याद करवा देंगे, किसी भी दूसरे चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए तो मेरे प्यारे बच्चों अगले देखते हैं, तो बाबा साहेब की बहुआयामी पहचान, यानी कि बाबा साहब की कई क्षेत्रों में पहचान थी। क्यों थी? तो भाई बाबा साहब ने उसके बारे में पढ़ाई किए थे। तो हम भी आप सभी से कहते हैं कि आप लोग भी पढ़ाई किया करो, कि ताकि आपका भी पहचान बने, आपका भी नाम हो, ठीक है, आपके भी नाम से आपके पिता को लोग जाने, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि बढ़िया से मन लगा के पढ़ना है, ठीक है, और रोशनी फैला देना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखा जाए तो देखिए बाबा साहेब की बहुआयामी पहचान कौन कौन सी थी? तो बाबा साहेब एक लॉयर और वकील वकील थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। और बाबा साहब हिस्टोरियन अर्थात इतिहासकार थे, समाज शास्त्री थे, शिक्षाविद थे, धर्म दर्शन के व्याख्याता थे, और लास्ट वाला जो इंपॉर्टेंट है वो है बाबा साहब संविधान के निर्माता थे। बाबा साहब क्या थे? तो जो बाबा साहब हैं ये संविधान के निर्माता हैं। तो याद रखिएगा बाबा साहब कौन कौन से क्षेत्र में जाने जाएंगे? तो बाबा साहब बाबू देखिएगा यहाँ पर विधि वेता अर्थात लॉयर के क्षेत्र में, इतिहासकार, समाज शास्त्री, शिक्षाविद, धर्म दर्शन के व्याख्याता और संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो संविधान निर्माण में योगदान क्या था बाबा साहब का, ये भी तो जानना जरूरी है बाबू। संविधान के निर्माण में बाबा साहब का योगदान ही अहम था, ये जान लीजिए। तो देखिए भारत के संविधान के मुख्य शिल्पकार कौन थे? तो भारत के संविधान के मुख्य शिल्पकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे, और भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में इन्हें सम्मान दिया जाता है, इनको सम्मानित किया जाता है। ठीक है ना। तो देखिए बाबा साहब अंबेडकर को किसके रूप में सम्मानित किया जाता है? तो देखिएगा संविधान निर्माता के रूप में इनको सम्मानित किया जाता है। ठीक है, इनको माना जाता है कि यही संविधान का निर्माता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब यहां तक तो सब चीज हो गया। अब देखिए सामाजिक सुधार में इनका क्या योगदान था, क्या कार्य था, इसको जानना जरूरी है। देखिए हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से हम अध्ययन करके और यहाँ पे ये सारी चीज़ें तैयार किए हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हर एक चीज़ को आप लोग कॉपी पे नोट करते हुए चलेंगे तो आप सभी के लिए बेहतर होगा, एग्जाम में बहुत ही शानदार नंबर ला सकते हैं। तो देखिए सामाजिक सुधार कार्य के बारे में अगर बात करें तो देखिए अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों के अधिकारों के लिए बाबा साहेब संघर्ष किए और साथ में समानता और मानवता पर बल दिए। तो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं वो जो समाज में जितनी भी बुराइयां फैली थी, देखिए सनातन की बात अगर करें तो सनातन में जैसे देखिएगा रामायण और महाभारत की जब बातें करेंगे तो उस समय जितने भी बच्चे हुआ करते थे बच्चों को उनके माता के नाम से पुकारा जाता है, जैसे कौशल्या नंदन, कैकेयी नंदन, ठीक है, सुमित्रा नंदन, ऐसे कह के बुलाया जाता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया और हम लोग के ऊपर विदेशी आक्रमण करने लगे, हम लोग गुलाम बनते गए और गुलाम बनने से ये हमको घाटा हुआ कि हमारी औरतें घरों में कैद हो गई। ठीक है ना, उन आक्रमणकारियों से बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया? तो हमारे पूर्वजों ने औरतों को सुरक्षित घर में रख दिया और वही आगे चल के एक कुप्रथा बन गया। ठीक है, और ऐसा कुप्रथा बना कि जिससे कि हमारे जो पुराने समय की जो भी नारियां थी, औरतें थी, वे अशिक्षित रह गई, यानी कि उनकी पढ़ाई लिखाई सारा चीज बंद हो गया। ठीक है, तो फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आए और फिर उनके हक की लड़ाई लड़े। ठीक है, उसके बाद से फिर से उनकी पढ़ाई चालू हो गया। पहले भी स्त्रियां पढ़ा करती थी, ठीक है ना, और उनको बहुत मान सम्मान था। ठीक, बाद में क्या हुआ? जब बीच में हम लोग गुलाम बने थे उसी में स्त्रियों का और बहुत सारी जातियों का स्थिति खराब हो गई थी। ठीक है, फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आए और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए बहुत ही समाज में संघर्ष किए। तो ठीक है, तो देखिएगा समानता और
मानवता पर बल दिए और क्या किए, अछूतों स्त्रियों और मजदूरों के अधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष किया। किन्होंने संघर्ष किया, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। आगे बढ़ेंगे तो आगे देखिए, आगे है यहाँ पर इनके प्रेरणा स्रोत कौन है, यानी कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसको अपना आदर्श मानते थे, तो इन्होंने गौतम बुद्ध, किसको, गौतम बुद्ध, संत कबीर और महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना आदर्श माना था। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गौतम बुद्ध, संत कबीर और महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना आदर्श माना और इन्हीं के दिखाए गए रास्ते पर ये आगे बढ़े। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब ये जानना है, क्या जानना है, तो देखिए ये जानना है कि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है, इनकी भाषण कौन कौन सी है, कौन कौन से इनका प्रमुख भाषण है, कौन कौन सा इनका प्रमुख रचनाएं हैं, इनको भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए इसको भी जान लिया जाए। पहला देखिए, पहला जो है द कास्ट इनहिलेशन ना, सॉरी 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 बच्चों, सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी। देखिए पहला जो है वो है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म, इनका पहला वाला लेख है। दूसरा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। तीसरा है द अनटचेबल्स। चौथा है हु आर दे। और पांचवा है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। छठा है हु आर सुद्रास होगा, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होगा हु आर सुद्रास, हु आर सुद्रास। और पांचवा है बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा। और पांचवा है यहाँ पे देख लीजिए अगला वाला द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। और अगला है तो वो है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। और लास्ट वाला जो है इनहिलेशन ऑफ कास्ट। लास्ट वाला कौन है, तो लास्ट वाला है इनहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये इतना सारा है बाबू इनका जो महत्वपूर्ण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया जो महत्वपूर्ण रचनाएं और भाषण है वो यही प्रमुख हैं। इनको एकदम बढ़िया से याद कर लेने की आवश्यकता है। इनमें से कोई भी एक दे सकता है एग्जाम में और पूछेगा कि इनमें से कौन सा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का रचना है। ठीक है, अब देखिए अगर आप सभी ये चाहते हैं कि ये नोट्स आप लोग को मिल जाए तो आप सभी ये नंबर ये आप लोग लिख लीजिए और इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम आपको ये वाला पीडीएफ आपको भेज देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, आगे बढ़ेंगे तो देखिए अब एक जाति पाति तोड़क मंडल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को एक जगह भाषण देना था लाहौर में। कहाँ पे, लाहौर में। उस समय पाकिस्तान विभाजित नहीं था तो उस समय हमको किसको, बाबा साहब भीमराव को, एक मिनट सॉरी 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 सॉरी, हाँ। तो अब देखेंगे, देखिए यहाँ पे जाति पाति तोड़क मंडल भाषण का महत्व देखिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लाहौर में, अभी जो पाकिस्तान में लाहौर है तो लाहौर में उस समय भारत था, ठीक है ना। उस समय वो भारत था, आज़ादी के पहले की बात है। तो उस समय भारत था, वहीं पे इन्हें एक भाषण देना था और उसका टाइटल क्या था, जाति पाति तोड़क मंडल। ठीक, तो अब देखिए 1936 में लाहौर के जाति पाति तोड़क मंडल सम्मेलन के लिए भाषण तैयार किए थे कौन, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक भाषण तैयार किए थे। लेकिन आयोजकों की असहमति से भाषण पढ़ा नहीं जा सका। बाद में इसे पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया और ललई सिंह यादव, कौन बाबू, ललई सिंह यादव द्वारा इसको हिंदी में रूपांतरित किया गया। तो अब यहाँ पर प्रश्न पूछेगा कि बाबू जो भीमराव अंबेडकर का जो बुक है उसको किसने हिंदी में ट्रांसलेट किया था, तो ललई सिंह यादव ने हिंदी में ट्रांसलेट किया था। और प्रश्न पूछेगा कि जाति पाति तोड़क आंदोलन में भाषण कब देना था भीमराव अंबेडकर को, तो 1936 में। कहाँ देना था, तो लाहौर में देना था। किस लिए नहीं दे पाए, तो आयोजकों की असहमति के कारण भाषण नहीं दे पाए। आगे देखिए, आगे जो पाठ
पाठ का मूल विषय वस्तु है उस पर उसको देखना है। तो इस पाठ का मूल जो विषय वस्तु है वो है जाति प्रथा की आलोचना। इस पाठ में जाति प्रथा की आलोचना किया जाएगा। श्रम विभाजन बनाम श्रमिक विभाजन की बातें करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? तो विभाजन बनाम श्रमिक विभाजन। देखिएगा, श्रम विभाजन बनाम श्रमिक विभाजन के बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत बातें करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर। आशा करते हैं कि अभी तक जितना पढ़ाए होंगे वो बहुत ही शानदार तरीका से आप सभी को समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के आइए इसको देखते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, देखिए पहला है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानता के खिलाफ अपना विचार प्रकट किया है। लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में भी कुछ लोग जातिवाद के कटु समर्थक हैं। देखिए फोकस कहाँ पे किया गया है ये जरा देखिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानता के खिलाफ अपना विचार प्रकट किया है। यानी कि जो भी समाज में छुआछूत है, ऊंच नीच है, उन पर ये प्रकाश डाले हैं, उनका ये विरोध किए हैं। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में भी कुछ लोग जातिवाद के कटु समर्थक हैं। उनके अनुसार कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। जो जातिवाद के समर्थक हैं उनके अनुसार कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा क्या है? तो जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। लेकिन लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। मेरे प्यारे बच्चों, जो जातिवाद के समर्थक हैं उनका मानना है कि जो जाति प्रथा है वो एक अच्छे कार्य कुशलता के लिए अति आवश्यक है, परंतु बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिल्कुल ही इसके विपरीत है। वो कहते हैं कि जो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन का रूप लिए हुए है। यानी कि लोगों को एक नियम के अंतर्गत बांध के रखा हुआ है, एक बाउंड्री में बांध के रखा हुआ है कि आप उस बाउंड्री को, उस सीमा को पार नहीं कर सकते हैं। ये वाली चीज बहुत गलत है। ठीक है ना? तो आइए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि श्रम विभाजन किसी भी समाज के लिए आवश्यक है। अब श्रम विभाजन क्या होता है तो इसको जरा समझ लीजिए। जैसे देखे होंगे, डॉक्टर का काम अलग है, डॉक्टर का काम अलग है, इंजीनियर का काम अलग है, लेबर का काम अलग है, मैकेनिक्स का काम अलग होता है, कारपेंटर का काम अलग होता है। ठीक है, तो ये हो गया श्रम विभाजन। ठीक, अब अगर श्रम विभाजन नहीं रहे तो पता चलेगा कि डॉक्टर साहब आए और मशीन ठीक करने लगे तो ये समस्या हो जाएगा। डॉक्टर साहब मशीन ठीक नहीं कर पाएंगे। और इंजीनियर साहब आए और आपके लीवर का ऑपरेशन कर दें, किडनी का ऑपरेशन कर दें, ठीक है, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आएंगे नट बोल्ट कस के चले जाएंगे तो आपको समस्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए श्रम विभाजन आवश्यक है, ये सबको मानना चाहिए। ठीक है ना? लेकिन बात क्या है कि परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों की अस्वाभाविक विभाजन करती है। लेकिन जो भारत में जो जाति प्रथा है ना, वो श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। लेकिन जो जाति प्रथा है उसमें क्या समस्या है? तो जो जाति प्रथा है उसमें समस्या ये है कि ये सभी को चाहे आप किसी भी लेवल पे हो उसमें ऊंच नीच में बांट देता है। जैसे एक जात है ना, एक जात में भी कई उपजातियां हैं। ठीक है ना? तो एक जात हो गया, उसमें भी कई उपजातियां हो गई और उस उपजाति में भी कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई उससे भी बड़ा है, कोई उससे भी छोटा है। ये समस्या है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि एक क्षत्रिय को ही उठा लिया जाए, राजपूत को ही उठा लिया जाए, तो इनमें इतनी सारी जातियां हैं, ठीक है ना, कि इसमें कई गो हो गया, यानी कि इसमें भी छोटा बड़ा कई गो हो गया। ठीक है, उसके बाद से उठा लीजिए, जैसे एक हरिजन को उठा लीजिए तो उसमें भी छोटा बड़ा है। ठीक है ना? अगर हरिजन बस्ती में भी चले जाएंगे तो समस्या ये है, दिमाग में लोगों का इतना जहर घोल गया है कि हरिजन बस्ती में भी चले जाएंगे तो वहां पर भी एक परिवार दूसरे जाति के यहाँ नहीं जाता है खाने के लिए। समस्या ये है और ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना?
ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी को आदमी समझने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा समस्या यह है कि जो जातिवाद का दंश झेल रहा है वो भी जातिवाद करता है। जो जातिवाद को मिटाने की बात करता है वो सबसे बड़ा जातिवादी आज पैदा हो गया है। उसके अंदर सबसे ज्यादा जहर है, देखने को यही मिल रहा है समाज में। ठीक है, उसके साथ समस्या यह है ना कि अपने से बड़े वालों को तो मिलाना चाहता है, लेकिन जो सामाजिक रूप से पिछड़े हो गए हैं उनको अपने साथ मिलाना नहीं चाहता है। ये समस्या हो गया सबसे बड़का आज का। ठीक है ना। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे पास है। हमारे बगल में ही ऐसा घटना हुआ था। जो हरजन बस्ती है, हरजन बस्ती में ही शादी था। हम पूछे अरे आज तो जाओगे ना पूरी खाने, तो वहां पे कह रहा है कि अरे हम उसके यहाँ जाएंगे खाना खाने के लिए। हम तो सोचकर परेशान हो गए कि अरे झूठो मूठो लोग पंडितों पे आरोप लगाते हैं कि पंडितों ने ये किया, पंडितों ने वो किया। ठीक है, मान के चलो पंडितों ने कुछ किया, तो तुम फिर अपने में काहे लड़ रहे हो भाई? अपने में काहे ऊंच नीच कर रहे हो? ठीक। तो ये देखिए, मनुष्य जो है ना, ये अपने अवगुणों को छिपाने के लिए दूसरे पे आरोप लगा देता है। और जो ब्राह्मण समाज है ना, वो बहुत पढ़ा लिखा है। अगर कोई मूर्ख जाति हो, अगर थोड़ा उस पर आरोप लगा के देख लो ना, अभी चक मारेगा कि ट्रेन वरेन सब फूकना चालू कर देगा। लेकिन ब्राह्मण पढ़ा लिखा होता है, इसीलिए उस पर कोई भी कुछ बोल के चला जाता है और वो लोग चुपचाप सुनते रहते हैं। क्योंकि उनकी जो नीति है ना, वो नीति है हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। ठीक है। तो हाथी बाजार जा रही है, अब कुत्ता हजार भौंके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लोग अपने लक्ष्य पे लगे रहते हैं। ठीक है। तो हमें भी आवश्यकता है पढ़ने लिखने की, और आरोप प्रत्यारोप का जो खेला हो गया ना, इसको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ने के समय नानी मरती है सबकी। ब्राह्मण पढ़ते हैं बाबू, तो उन्हें जब वो पढ़ते हैं, ठीक, और हम लोग और बाकी लोग की नानी जब मरती है, ठीक है ना, तो काहे दूसरे पे आरोप लगाना है? सब लोग पढ़े लिखे। ठीक। तो चलिए हम लोग भी आज से पढ़ेंगे लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए तो पढ़ा लिखा जाए और अपना समाज में स्थिति सही किया जाए। ठीक है, क्योंकि पढ़ा क्यों क्यों क्योंकि शिक्षा ओ शेरनी की दूध है। ठीक है ना, शिक्षा ओ शेरनी की दूध है, जो इसे पीता है वो दहाड़ता है। तो आइए शिक्षा को ग्रहण किया जाए और समाज में मिलके दहाड़ा जाए। ठीक है ना। लेकिन आरोप प्रत्यारोप वाला खेला बंद कर देना है। चलिए आइए देखेंगे आगे क्या कह रहा है। तो आगे लेखक कहते हैं कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है। ठीक है ना। देखिए, जो जाति प्रथा है ना, भारत के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलता है। अब कहोगे कि भारत ऐसा क्यों भाई? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके कान में डाल देना चाहता हूँ कि दुनिया के हर एक क्षेत्र में छुआछूत ऊंच नीच है। वो चाहे जाति प्रथा में न होके कहीं अन्य प्रथा में हो, कोई अन्य उसका माध्यम हो, परंतु ऊंच नीच छुआछूत है। जैसे अमेरिका में देख लीजिए, तो अमेरिका में काले और गोरों के बीच में चलता है। यहाँ पे तो ठीक है कि यहाँ पे चलो कोई किसी के घर जाता नहीं है खाने के लिए, किसी का कोई छुआ पानी नहीं पीता है। अमेरिका में तो क्या करता है, जान मार देता है मेरे प्यारे बच्चों। वहां पे तो जान ही मार देता है। तो कम से कम यहाँ पे तो सुरक्षित तो है हम लोग। ठीक। उसके बाद से देखिए, सीरिया इराक में उठा के देख लीजिए, तो सिया सुनी का जान मार रहा है, सुनी सिया का जान मार रहा है, एक दूसरे को शैतान साबित किए हुए है। जेसीबी से गड्ढा खुनवा के, अलकायदा और बगदाद ये सब है, जेसीबी से गड्ढा खुनवा के 100 को जिंदे आदमी को दफना देता है, कहता है कि शैतान है। तो इस लेवल का छुआछूत है वहां पर। ठीक। और वहां पे नीच ऊंच है, एक दूसरे को शैतान मान लेता है सब। यहाँ पे तो कम से कम शैतान कोई नहीं मानता है। ठीक। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखेंगे, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। तो देखिए क्या कह रहा है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान भी लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है। क्यों? क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को अपने रुचि या क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने के योग्य बनाए। ठीक है, क्या करे? तो देखिए, हर एक व्यक्ति को आज़ादी होनी चाहिए अपने रोजगार को चुनने के लिए, अपने काम को चुनने के लिए। जिस काम में उस व्यक्ति का मन लगे उस काम को वो कर सके, ये आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मानना है और हम सबका भी यही मानना है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। परंतु जाति प्रथा में यह समस्या है कि व्यक्ति को
उसके माता पिता का जो रोजगार है उसी रोजगार के हिसाब से ही कार्य को अपनाना पड़ता है, वो अपने कार्य को बदल नहीं पाता था। ठीक है, आगे देखेंगे तो जाति प्रथा में गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता था, जो अन्यायपूर्ण है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्यों को एक ही पेशे में बांध देती है। अब देखिए जाति प्रथा की कमियां क्या है, ठीक है ना। तो जाति प्रथा की कमियां यह है कि मनुष्य को जिंदगी भर के लिए एक ही रोजगार, एक ही पेशा में ये बांध के रख देती है और कोई व्यक्ति अपने रोजगार को बदल नहीं सकता है। ये बड़ा समस्या है जाति प्रथा की। ठीक है, अब ये आया कैसे, तो देखिए जैसे जैसे हम लोग गुलाम होते गए और हमारे ऊपर लोगों ने राज करना प्रारंभ किया, तो वैसे वैसे जाति प्रथा बढ़ी, औरतों की शिक्षा बंद हो गई। नहीं तो उससे पहले आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को पढ़ने को मिलेगा सुलभा, मैत्रेयी, गार्गी, ये जो विदुषी थी, यानी संस्कृत में पढ़ेंगे ना तो ये जो विद्वान थी। अरे जब औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता था तो ये लोग विद्वान कैसे बनी भाई, तो हमको बताओ तो। ठीक, तो औरतों को पढ़ने दिया जाता था, जब तक हम गुलाम नहीं थे, जब तक भारत में मुगल नहीं आए थे, तब तक औरतें भी पढ़ा करती थी। ठीक है, औरतों का भी गुरुकुल हुआ करता था। जैसे जैसे मुगल आए, उनके अत्याचार हुए, ठीक है, फिर औरतें घर में रहने लगी, शादी विवाह रात में होने लगा, ठीक है, आंगन में होने लगा। नहीं तो शादी विवाह पहले समाज के सामने दरवाजे पर हुआ करता था, शादी विवाह दिन में हुआ करता था। ठीक है, और जब मुगल आए तो देख लीजिएगा जितने भी भारत में जातियां हैं, जैसे इस्लाम धर्म में जाति है ना, तो जितने भी अगर इस्लाम धर्म में जाति पाया जा रहा है तो समझ लीजिए कि वो लोग कन्वर्टेड हिंदू हैं। अरे कन्वर्टेड मुस्लिम है, यानी कि उनके पूर्वज क्या थे, हिंदू, क्योंकि इस्लाम में तो जाति होती नहीं है। अगर जाति है, अगर कोई जाति है तो समझ लीजिए कि उनके पूर्वज हिंदू हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज समझने की आवश्यकता है। अब आगे देखिए, इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे या तकनीकी में परिवर्तन हो जाता है तो लोगों को भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है। अब जब आपको काम चुनने का अवसर नहीं मिलेगा, आपको अपने रोजगार बदलने का अवसर नहीं मिलेगा, तो अगर कोई तकनीकी परिवर्तन हो जाता है तो बेरोजगार हो जाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। और जब बेरोजगार हो जाएंगे तो भूखे मरना पड़ेगा। इसलिए बाबू काम बदलने का, अपने रोजगार को बदलने का, अपने पेशे को बदलने का अवसर सब किसी को होना चाहिए, ताकि जैसी समय आए, जैसे सिचुएशन आए, सिचुएशन के हिसाब से अपना रोजगार बदल सके और अपने आजीविका को सुचारू रूप से चला सके, अपने परिवार को पाल सके। क्योंकि खास पेशे में बंधे होने के कारण व्यक्ति क्या हो जाता है, तो बेरोजगार हो जाता है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जो जाति प्रथा है वो बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, और खास रोजगार में बंधे रहने के कारण व्यक्ति भूखे मर सकता है, वो बेरोजगार हो सकता है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को उसका ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले वह उसमें माहिर या परंपरागत ही क्यों न हो। अर्थात आप किसी कार्य में कितना भी अच्छा होते हैं तो क्या हुआ, जाति प्रथा के अनुसार अपने माता पिता का ही पेशा आपको अपनाना पड़ता है। अब जाति प्रथा में समस्या क्या है, तो जाति प्रथा में समस्या ये थी कि आप चाहे कितना भी कुशल हो दूसरे काम में, यानी कि अपने माता पिता वाला जो काम है उसको छोड़ के और किसी दूसरे काम आपको बढ़िया से करने आता है, लेकिन आप उस काम को नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, आपको जब करना होगा काम तो अपने माता पिता वाला ही काम करना होगा, यही वाली समस्या थी। ठीक है, लेखक कहते हैं कि भारत में पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं होने के कारण बेरोजगारी होती है। जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन किसी की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता है, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ साथ बाबू व्यवस्था के साथ भी करते हैं। यानी कि जब आपको कार्य चुनने के अनुमति नहीं होगा, जब आप अपने मनपसंद से काम नहीं कीजिएगा, अरे आपको अपने मनपसंद का काम नहीं मिलेगा तो आप ध्यान लगा के कीजिएगा, काम नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो एक मजबूरी में काम करना पड़ता था जाति प्रथा के अंतर्गत। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए, इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि वह आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। क्या करती है, तो जरा देखिए, इस प्रकार जाति प्रथा
व्यक्ति को स्वाभाविक प्रेरणा रुचि वह आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। जब आपको कोई काम करने का मन नहीं हो और आपसे जबरदस्ती करवाया जाए कि नहीं तेरे को ये काम करना है, ठीक है। अब मान के चलिए कि मुझे ही पढ़ाने का मन ना करे, अब मुझे जबरदस्ती कोई पढ़ाने के लिए बोले, तो हम मन से पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे, ठीक। अब नहीं पढ़ाएंगे तो फिर तो काम गड़बड़ हो जाएगा, काम गड़बड़ होगा, ठीक होगा ना। तो यही बात है, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, अरुचि से करते थे और व्यक्ति निष्क्रिय बन जाया करते थे। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिएगा, जो जाति प्रथा होती है उसमें श्रम का विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, वो ये निर्भर करता है कि वो कौन से खानदान में, कौन से जाति में जन्म लिया है, बल्कि वह अपने माता पिता के पेशे में बंध जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वाले का न दिल लगता है न दिमाग लगता है और कोई कुशलता भी प्राप्त नहीं की जा सकती है, इसलिए लेखक कहते हैं कि आर्थिक पहलू से भी खतरनाक हानिकारक क्या है, तो जाति प्रथा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जो आर्थिक पहलू है, आपके पास पैसा न हो, आप गरीब हो तो कोई बात नहीं, परंतु उससे भी खतरनाक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा को मानते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो ये वाला चैप्टर का लास्ट होने वाला है। देखिएगा, समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं, लेखक कौन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कहते हैं कि आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता, समता, कौन कौन सी बाबू, तो स्वतंत्रता, समता, भाईचारा को महत्व दिया जा रहा हो, ठीक है ना। तो अच्छा समाज कौन सा है, तो अच्छा समाज वही है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भाईचारा को महत्व दिया जा रहा हो। लेखक भाईचारे को चाहे भाईचारे की तुलना दूध और पानी के मिश्रण से किया है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछेगा कि लेखक भाईचारा का तुलना किससे किए हैं, तो लेखक भाईचारा का तुलना दूध और पानी के मिश्रण से किए हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि भाईचारे को दूसरा लोकतंत्र कहते हैं, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि जो भाईचारा है, भाईचारा को ही दूसरा लोकतंत्र कहा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। फिर आगे बढ़ेंगे तो लेखक अंत में कहते हैं कि समाज में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना रखना चाहिए ताकि समाज में जाति प्रथा का अंत किया जा सके मेरे प्यारे बच्चों। तो समाज में श्रद्धा और किसका भाव होना चाहिए, तो समाज में देखिएगा यहाँ पर श्रद्धा और सम्मान की भावना होनी चाहिए, जिससे सभी व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करें और सभी व्यक्ति मनुष्य बनकर जिए और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया, चैप्टर हो गया द एंड, ठीक है। तो ये हो गया बाबू द एंड हो गया, यानी कि चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया। अब जो मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उसमें इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए, एग्जाम की तैयारी शानदार तरीका से हम ऐसे ही कराते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।